नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने नए लेक्चर के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं, जिसका मेरा आज का टॉपिक है ऑपरेशन थिएटर। ये लेक्चर हम लोग ऑपरेशन थिएटर को डेडिकेट करते हैं, जिसके अंदर हम ऑपरेशन थिएटर के बारे में सब कुछ जानेंगे, इन डिटेल सब कुछ पढ़ेंगे। इसके बारे में सारे टॉपिक्स, इसके अंदर जो जो चीज़ें आने वाली हैं, सब चीज़ों को इन डिटेल कवर करते हुए चलेंगे, जिसकी जानकारी आप सभी को मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ऑपरेशन थिएटर क्या होता है। इसका एक बार इंट्रोडक्शन आप समझ लेंगे, सभी लोग इंट्रोडक्शन जान लेंगे कि ऑपरेशन थिएटर क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाते हैं, ओटी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, classification is based on extent of surgery involved, type of service provided, sharing of OT और urgency situation। OT की क्लासिफिकेशन चार उसमें डिवाइडेड है, चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, एक्सटेंट ऑफ सर्जरी इन्वॉल्व्ड। किस एक्सटेंट की, क्या एक्सटेंट की सर्जरी उसके अंदर हो रही है। सेकेंडली, टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, किस टाइप की सर्विस जो उसके अंदर प्रोवाइडेड है। थर्डली, शेयरिंग ऑफ द ओटी, थर्ड क्या है, शेयरिंग ऑफ ओटी, इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। और फोर्थ क्या है इसमें, फोर्थ इसके अंदर क्या है, कोई भी अर्जेंसी सिचुएशन जो इसके अंदर आती है। ये चार चीजें क्या है, ये सारी चीज क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर, जिसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, चार बेसिस पे क्लासिफाइड है। एक्सटेंट ऑफ सर्जरी, टाइप ऑफ सर्जरी इन्वॉल्व, टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, शेयरिंग ऑफ द ओटी एंड कोई भी अर्जेंसी इमरजेंसी सिचुएशन जिसके अंदर ऑपरेशन की आवश्यकता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अर्जेंसी सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ सर्जरी इन्वॉल्व। अब एक एक करके सभी को पढ़ते हैं कि क्या है, कैसे ये क्लासिफिकेशन बनी, क्यों ये क्लासिफिकेशन बनी, उसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्सटेंट ऑफ सर्जरी इन्वॉल्व। किस एक्सटेंट की सर्जरी इन्वॉल्व है, उसके अंदर दो चीजें आती हैं, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ सर्जरी इन्वॉल्व। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक माइनर ओटी और एक मेजर ओटी। ठीक है, माइनर ओटी और मेजर ओटी के बारे में पढ़ेंगे कि माइनर ऑपरेशन थिएटर्स क्या होते हैं और मेजर ऑपरेशन थिएटर्स क्या होते हैं, कि माइनर ऑपरेशन केसेस में क्या क्या चीजें आती हैं, माइनर केसेस में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके अंदर आती हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर टैकल की जाती हैं, और मेजर ऑपरेशन थिएटर्स में क्या क्या टैकल की जाती है, प्रॉब्लम्स क्या क्या चीजें इसके अंदर शेयर की जाती है। ठीक है, टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड में क्या आता है, आउट पेशेंट ओटी एंड इन पेशेंट ओटी। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट ओपीडी में आया और उसकी कंडीशन कैसी थी, बहुत ज्यादा पुअर थी, उसको तुरंत ही कैसी ऑपरेशन की आवश्यकता थी, क्या ऑपरेशन की आवश्यकता थी, उसकी कोई प्रॉब्लम थी जिसको हम तुरंत ही सॉल्व करना चाहते थे, डॉक्टर ने उसे चेक किया, उसे तुरंत ही आउट पेशेंटली जो ओपीडी में पेशेंट आया, जिसे हम क्या बोलते हैं, आउट पेशेंट, ओपीडी वाला पेशेंट, उसको तुरंत ही क्या चाहिए, ओटी की आवश्यकता चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आउट पेशेंट ओटी, जिसकी सर्विस प्रोवाइडेड के अंदर ये आएगा। उसके बाद क्या है इसके अंदर, इन पेशेंट ओटी, क्या है, इन पेशेंट ओटी। इन पेशेंट ओटी के अंदर क्या आएगा, इन पेशेंट ओटी के अंदर आएगा कि कोई पेशेंट हमारा एडमिट है, उसकी वहां पर कंडीशन थोड़ी चेंज हुई है, थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होने लग गई, तो उसको हम ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही उसका ऑपरेशन थिएटर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद शेयरिंग ऑफ ओटी के अंदर क्या आएगा, शेयरिंग ऑफ ओटी के अंदर क्या आएगा, शेयरिंग ऑफ ओटी के अंदर क्या आएगा, शेयरिंग ऑफ ओटी के अंदर दो टाइप के आते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड ओटी। डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड ओटी, माने डिसेंट्रलाइज्ड में आएगा न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, सीटीवीएस, ईएनटी, आई, जनरल सर्जरी, गायनिक और रीनल। और सेंट्रलाइज्ड के अंदर, सेंट्रलाइज के अंदर एक सेंट्रलाइज जो प्रोसेस होगा उसके अंदर सिर्फ वही चीजें होंगी, और शेयरिंग के अंदर ये सारी चीजें उसके अंदर की जा सकती है। ठीक है, फोर्थ कौन सा है इसका, अर्जेंसी सिचुएशन। अर्जेंसी सिचुएशन में क्या है, इमरजेंसी ओटी, कोई इमरजेंसी केस है, किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई इमरजेंसी या एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज हो गई है, उसमें कोई ओटी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम,
अर्जेंसी ओटी इमरजेंसी ओटी बोलेंगे, और एक इलेक्टिव ओटी होती है जो बेटर ऑप्शन हम चूज करते हैं। क्या करते हैं? कोई बेटर रास्ता, कि जो बेटर रास्ता वो क्या है? बेटर रास्ता यही है कि हम ऑपरेशन से उसको ट्रीट कर दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्टिव ओटी उसे हम बोलेंगे। समझ में आ गया? तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने क्या देखा? हमने क्या देखा? हमने देखा भाई क्लासिफिकेशन ऑफ ओटी। क्या देखा? क्लासिफिकेशन ऑफ ओटी देखा। इसके अंदर जो ऑपरेशन थिएटर है कितने तरीकों से क्लासिफाइड है? मेन 4 हेडिंग्स में, मेन 4 टाइप से ये क्लासिफाइड है। हमने यही पढ़ा अभी तक। कैसे क्लासिफाइड है? 4 तरीके से क्लासिफाइड है। एक्सटेंट ऑफ सर्जरी इन्वॉल्व। फर्स्ट क्या है? एक्सटेंट ऑफ सर्जरी इन्वॉल्व। किस एक्सटेंट मतलब किस लेवल की सर्जरी इसके अंदर इन्वॉल्व है। सेकंड क्या है? सेकंड डिपार्टमेंटल, मतलब कि सेकंड है कि टाइप ऑफ सर्विस कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड है, सर्विस प्रोवाइडेड है। ठीक है। थर्ड क्या है इसके अंदर? थर्ड हम बताते हैं कि इसके अंदर क्या है। फर्स्ट क्या था? एक्सटेंट ऑफ सर्जरी इन्वॉल्व। सेकंड क्या है? टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। थर्ड इसके अंदर हमने बताया कि शेयरिंग ओटी। ठीक है जी। और फोर्थ क्या है? हमने अर्जेंसी सिचुएशन, अर्जेंसी सिचुएशन। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ये था। अब इसके अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर इसके सब टाइप आएंगे। जैसे कि एक्सटेंट के अंदर कौन कौन से टाइप हैं? मेजर केसेस ओटी के या फिर माइनर केसेस। सर्विस के अंदर क्या आते हैं? इन पेशेंट ओटी, इन पेशेंट ओटी या फिर आउट पेशेंट ओटी। ठीक है जी। शेयरिंग में क्या आएगा? शेयरिंग में हमने पढ़ा था डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड ओटी। ठीक है। अर्जेंसी सिचुएशन के अंदर क्या आएगा? कोई भी इमरजेंसी केस है या कोई इलेक्टिव ओटी का केस है। किसका केस है? इलेक्टिव ओटी का केस। ये सारी चीजें थी इसके अंदर। तो ये हमने क्या किया? ये हमने एक बार क्लासिफिकेशन को देख लिया। क्लासिफिकेशन का एक बार आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, जिसके आप क्लासिफिकेशन जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये क्या हो गया? क्लासिफिकेशन यहां पर क्लियर हो गई। ठीक है। देखिए ओटी क्लासिफिकेशन एक बार शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ओटी क्लासिफिकेशन कैसे क्लासिफाइड है। ओटी की क्लासिफिकेशन ऐसे क्लासिफाइड है कि इसके अंदर क्या आएगा? 4 तरीके से ओटी की क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड है। फर्स्टली क्या है? एक्सटेंट ऑफ अर्जेंसी इन्वॉल्व, एक्सटेंट ऑफ सर्जरी इन्वॉल्व, किस तरीके की सर्जरी इसके अंदर हो रही है। सेकंड, टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, किस टाइप की सर्विस इसके अंदर दी जा रही है। शेयरिंग ऑफ द ओटी। एंड फोर्थ क्या है? अर्जेंसी सिचुएशन। फोर्थ क्या है इसके अंदर? अर्जेंसी सिचुएशन, की किस टाइप की सिचुएशन इसके अंदर प्रोवाइड की जा रही है। तो ये क्या हो गया? ये है क्या? ये है कि एक्सटेंट ऑफ सर्विस कितनी कैसी प्रोवाइड की जा रही है। ये क्लासिफिकेशन हो गई किसकी? ओटी की। ठीक। अब आ जाते हैं स्टाफिंग के ऊपर। किसके ऊपर जी? स्टाफिंग पैटर्न। इसका एक अलग से वीडियो आएगा स्टाफिंग पैटर्न का, लेकिन फिर भी इसके अंदर हम समझ लेते हैं कि स्टाफिंग पैटर्न मिडिल एज कैसा डिवाइड होता है, मतलब कि नॉर्मली क्लासिफिकेशन कैसे है स्टाफिंग पैटर्न का, कैसे ये क्लासिफाइड है, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है। जैसे कि द स्टाफिंग कैन बी मेजर्ड इन मेनी वेज। जैसे कि नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, कौन कितना घंटे काम कर रहा है उसके ऊपर स्टाफिंग डिवाइडेड है। आवर्स एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट पेशेंट केयर, कौन बंदा या कोई पर्सन क्या है, कोई पर्सन कितने आवर किसी की केयर कर रहा है उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? पर्सन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। ठीक है जी। वर्कलोड कैलकुलेशन, वर्कलोड कैलकुलेशन कैसे? वर्कलोड कैलकुलेशन कैसे होगा किसी का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वर्कलोड कैलकुलेशन कैसे डिवाइडेड है। ठीक है। नेक्स्ट,
स्टाफिंग पैटर्न को हमने एक स्लाइड में इसलिए कवर किया क्योंकि इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आगे चैनल पे, इसी चैनल पे अपलोड होगा, इसी सीरीज के अंदर अपलोड होगा, शिखर सीरीज के अंदर या कैप्सूल सीरीज के अंदर, इसी के अंदर अपलोड होगा। तो एक बार उसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में उसकी आपको नोटिफिकेशन जरूर से जरूर मिल जाएगी, जल्द से जल्द। फिर उसके बाद क्या आता है, डिजाइन ऑफ द ओटी, कि किस तरीके का डिजाइन होना चाहिए, मेजर ऑपरेटिंग रूम कैसा होना चाहिए, रिकवरी रूम कैसा होना चाहिए, सब स्टेरलाइजिंग एरिया कैसा होना चाहिए, और स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स सप्लाई एंड स्टोरेज का एरिया कैसा होना चाहिए। ये चारों का डिजाइन एक स्पेसिफिक डिजाइन के अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर ओटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा स्क्रब एरिया, इसके अलावा क्या, स्क्रब एरिया, नेक्स्ट क्लीन अप एरिया, नेक्स्ट मेल ड्रेसिंग रूम, फीमेल ड्रेसिंग रूम, नर्स स्टेशन और व्हील्ड स्ट्रेचर एरिया, ये सारे एरिया इसके अंदर आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है जी। अब क्या है, अब देखते हैं बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ गुड स्टाफिंग, अच्छे स्टाफ के होने का क्या क्या बेनिफिट है इसके अंदर, हम वो भी एक बार देख लेते हैं कि अच्छा स्टाफ होगा तो क्या क्या बेनिफिट हमें मिलेंगे, क्या क्या चीजें बेनिफिशियल हमारे लिए होंगी। तो इंप्रूव करेगा पेशेंट का किसको, आउटकम को, लोअर करेगा मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज करेगा ओटी की एफिशिएंसी को, रिड्यूस करेगा पेशेंट के वेटिंग टाइम फॉर सर्जरी, क्या क्या करेगा, रिड्यूस करेगा पेशेंट का वेटिंग टाइम फॉर सर्जरी, बैलेंस करेगा किसको, वर्कलोड को, किसको बैलेंस करेगा, वर्कलोड को बैलेंस करेगा, रिड्यूस करेगा पेशेंट के वेटिंग टाइम को या वेटिंग सर्जरी को, इंक्रीज करेगा ओटी की एफिशिएंसी को, लोअर करेगा मोर्टेलिटी रेट को, इंप्रूव करेगा पेशेंट के आउटकम को। ठीक है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ओटी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ओटी के लिए, एसेंशियल रिक्वायरमेंट भी एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है एक ओटी को प्रिपेयर करने के लिए। तो उसके अंदर क्या आएगा, फर्स्टली लोकेशन विद द हॉस्पिटल, किस लोकेशन पर, लोकेशन इन द हॉस्पिटल, किस लोकेशन पर ओटी है उसकी लोकेशन, सेकेंडली क्वांटिटी, थर्ड साइज, फोर्थ डिजाइन एंड फिफ्थ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन सी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, कौन कौन से डिजाइन है, क्या साइज है, क्या क्वांटिटी है और क्या लोकेशन इन द हॉस्पिटल प्रोवाइडेड है। ठीक है, ओटी स्टाफिंग इज बेस्ड ऑन, किस नंबर पे ओटी की स्टाफिंग की जाती है, मतलब कि कैसे ओटी की स्टाफिंग की जाती है, जैसे कि हमें इतने स्टाफ चाहिए, इतने डॉक्टर्स चाहिए या इतनी नर्सेस चाहिए या इतने वर्कर्स चाहिए या इतने ओटी टेक्नीशियंस चाहिए, किस हिसाब से ये डिटरमाइन किए जाते हैं, किस हिसाब से ये रखे जाते हैं उसके अंदर, इसके बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे ये रखे जाते हैं। ये रखे जाते हैं किसके ऊपर, टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ द केसेस, कितने केसेस हैं, कितने आवर्स में हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने केसेस हैं फर्स्टली। सेकेंडली किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ केसेस ऑपरेटेड पर डे, मतलब कि एक दिन में उस हॉस्पिटल में कितने ऑपरेशन किए जाते हैं या कितने केसेस को ऑपरेट कर लिया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड क्या करेगा, टाइप ऑफ केसेस प्रोवाइडेड, थर्ड क्या है, टाइप ऑफ केसेस, कौन कौन से केस हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ केस इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। फोर्थ क्या है, नेचर ऑफ केसेस, फोर्थ क्या है, नेचर ऑफ केसेस पे डिपेंड करेगा कि कौन कौन सा नेचर है केसेस का, क्या चीजें इसके अंदर जानी जाएंगी, क्या चीजें जानी जाएंगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ केसेस के ऊपर। फोर्थ क्या है, प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, क्या है, प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस कौन कौन से नॉर्म्स एंड पॉलिसीज हैं, क्या है उस हॉस्पिटल की नॉर्म्स एंड पॉलिसीज, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कि कैसे ओटी का स्टाफिंग पैटर्न या ओटी का स्टाफिंग बेस्ड होगा, किसके ऊपर क्या क्या चीजें इसके अंदर बेस्ड होंगी, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी। ठीक है, अब क्या जानेंगे हम लोग कि ओटी की पॉलिसीज क्या क्या हैं, उसके बारे में भी अब एक बार जान लेते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज हैं किसी भी ऑपरेशन थिएटर की। तो फर्स्टली क्या है इसके अंदर, फंक्शंस ऑफ ओटी, ओटी का क्या फंक्शन होना चाहिए, कैसे ओटी वर्क करती है, क्या क्या चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, ये सब इसकी पॉलिसीज के अंदर आ जाते हैं। और जो इसके पॉलिसी मेकर्स होते हैं, क्या होते हैं, जो पॉलिसीज बनाने वाले लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो क्या करेंगे, इसमें क्या रोल प्ले करते हैं, वो सब भी हम इन डिटेल आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ ओटी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड टेक्नीशियंस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डॉक्टर एंड नर्सेज एंड टेक्नीशियंस, इन लोगों की क्या ड्यूटीज हैं, इन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इन लोगों की क्या राय मशवरा होना चाहिए, क्या डॉक्टर और नर्सेज के बीच में कैसा तालमेल है, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या इनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आपस में लोगों को पता होना चाहिए, उन लोगों को आपस में ये समझ में
आना चाहिए कि क्या ड्यूटीज हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसकी, डॉक्टर्स की और नर्सेज की और टेक्नीशियंस की। ठीक है, चेकलिस्ट को प्रिपेयर करना है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओटी फॉर सर्जरीज। क्या करना है, चेकलिस्ट को प्रिपेयर करना है किसके लिए, चेकलिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि क्या सर्जरीज होने वाली हैं उसके लिए। ठीक है, क्या सर्जरीज होने वाली हैं उसके लिए क्या प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हमें एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करके रखनी है। नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द सर्जरीज। हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग, जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है हमें वो क्या करके रखनी है, मेंटेन करके रखनी है कि क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या चीजें उसके अंदर यूज की जाएंगी, क्या चीजें उसके अंदर पता लगेंगी, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर पता रखनी है, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर पता करनी है, ये हम जानते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ एसेप्टिक टेक्निक शुड बी फॉलोड। क्या एसेप्टिक टेक्निक के मेथड्स इसके अंदर फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं किए जा रहे हैं, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीजें इसके अंदर लैग कर रही हैं, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर जानकारी लेते हुए चलना है, ये सारी जानकारी इसके अंदर कलेक्ट करनी है, ये सारी जानकारी को जानते हुए हमें चलना है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सारी चीजें फॉलो नहीं की जा रही हैं और ऐसा क्यों है कि ये सारी चीजें फॉलो कर ली जा रही हैं, तो इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी लेते हुए चलेंगे। मेंटेनेंस ऑफ द स्टेरिलिटी इन द डिफरेंट जोन, कि डिफरेंट जो जोन्स होते हैं ओटी के अंदर, डिफरेंट जो एरियाज होते हैं ओटी के अंदर, उनकी स्टेरिलिटी को क्लियर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उन जोन्स की उन जोन्स की स्टेरिलिटी को मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में हम इसके अंदर जानकारी ले लेंगे। 7th क्या है इसमें, डिस्पोजल ऑफ द मेडिकल वेस्ट। अब जो भी ओटी के अंदर एनाटॉमिकल वेस्ट, ब्लड वेस्ट, कॉटन वेस्ट, डिस्पोजेबल आइटम्स, जो भी चीजें वेस्ट में निकल रही हैं, उन सभी चीजों को कैसे हम डिस्पोज करते हैं, कैसे उन चीजों को रखते हैं, डिस्पोज करते हैं, कैसे उन चीजों को हम रखते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर किसके अंदर आएंगी, ये सारी चीजें भी किसके अंदर आ जाएंगी, पॉलिसीज के अंदर ये सारी चीजें भी आ जाएंगी कि कैसे इन सभी की पॉलिसीज बनी है कि इन चीजों को हमें इस प्रकार से रखना है या इस प्रकार से हमें इसके अंदर इसको चूज करके रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम बता रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, स्टाफिंग पैटर्न ऑफ द ओटी। अब हमने जो एक स्लाइड में पढ़ा था उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि क्या स्टाफिंग पैटर्न होता है ओटी के अंदर। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, एक बार देख लेते हैं चार्ट, आप लोग एक बार जरूर से जरूर एक बार देख लीजिएगा प्लीज। सबसे पहले क्या होगा, ओटी इंचार्ज। क्या होगा, ओटी इंचार्ज होगा सबसे पहले। उसके बाद क्या, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, सभी लोग इसके अंडर ही आएंगे, ऑपरेटिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ। तीनों लोग किसके अंदर आएंगे, ओटी का जो इंचार्ज है उसके अंडर आएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। अब ऑपरेटिंग स्टाफ के अंदर क्या आएगा, चीफ सर्जन और सपोर्टिंग सर्जन। चीफ जो सर्जन होगा, जो चीफ सर्जन डॉक्टर होगा, वो किसके अंदर आएगा, ऑपरेटिंग स्टाफ में आएगा, और जो सपोर्टिंग सर्जन होगा वो भी किसके अंदर आएगा, इसी के अंदर आएगा। और उसके अंदर कौन आएगा, परफ्यूनिस्ट, परफ्यूनिस्ट भी आएगा इसके अंदर, परफ्यूशनिस्ट भी इसके अंदर आएगा, जो कि क्या होगा, ऑपरेटिंग स्टाफ के अंदर ही आएगा। सेकंड क्या है, सपोर्टिंग स्टाफ। सपोर्टिंग स्टाफ में कौन कौन आएंगे, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के जितने भी लोग होंगे किसके अंदर आएंगे, सपोर्ट स्टाफ के अंदर आएंगे। नेक्स्ट, जितने भी हेल्पर्स होंगे वो किसके अंदर आएंगे, सपोर्ट स्टाफ के अंदर होंगे। और जितने भी टेक्नीशियंस होंगे वो किसके अंदर आएंगे, ये भी किसके अंदर आएंगे, सपोर्ट स्टाफ के अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्या, नर्सिंग स्टाफ। नेक्स्ट क्या है, नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ के अंदर जो सर्कुलेटिंग नर्स है और स्क्रब नर्स है, कौन कौन, सर्कुलेटिंग नर्स और स्क्रब नर्स। और एक क्या है, प्रोक्यूरमेंट नर्स। एक क्या है, प्रोक्यूरमेंट नर्स, स्क्रब नर्स और सर्कुलेटिंग नर्स। ये तीनों भी किसके अंदर आएंगे, नर्सिंग स्टाफ के अंदर आएंगे। तो ये सारे ये जो टेबल है ये आपको एक बार अच्छे से देख लेनी है। मैं साइड हो जाऊंगा, इसका एक बार आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम सब ये चीजें पढ़ रहे हैं कि ओटी इंचार्ज के अंदर कौन कौन आएगा, ऑपरेटिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ। इसके अंदर फिर चीफ सर्जन, सपोर्टर सर्जन और इसके अलावा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, हेल्पर्स, टेक्नीशियंस जितने भी है इसके अंदर। और फिर नर्सिंग के अंदर स्क्रब नर्स, सर्कुलेटिंग नर्स और प्रोक्यूरमेंट नर्स भी इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ ओटी टीम।
अब कौन कौन से मेंबर्स हैं जो ओटी टीम के अंदर आते हैं, उन सभी के बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो ओटी टीम के अंदर आते हैं। देखिए, ओटी इंचार्ज, अभी जो जो हमने उस चार्ट में पढ़ा है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। देखिए, ओटी इंचार्ज फर्स्टली कौन आया? फर्स्टली इसके अंदर आया क्या? ओटी इंचार्ज। सेकंड ऑपरेटिंग कंसल्टेंट, सेकंड क्या है? ऑपरेटिंग कंसल्टेंट। फर्स्ट क्या है? ओटी इंचार्ज। थर्ड क्या है? कोलैबोरेटिंग सर्जन्स, जो सपोर्टिंग सर्जन्स थे उनको हमने क्या बोला है अभी? कोलैबोरेटिंग सर्जन्स। फिर क्या है? स्क्रब नर्स। फोर्थ क्या है? स्क्रब नर्स। सर्कुलेटिंग नर्स, सर्कुलेटिंग के माफ कीजिएगा यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सर्कुलेटिंग नर्स लिख लेते हैं एक बार हम। सर्कुलेटिंग नर्स। सिक्स्थ क्या है? एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के लोग, जितने भी एनेस्थेटिक्स हैं, एनेस्थेटिक्स, जितने भी एनेस्थेटिक हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रिकशनिस्ट, प्रिकशनिस्ट इसके अंदर आएंगे। ओटी टेक्नीशियंस इसके अंदर आएंगे। प्री रिकवरी स्टाफ, पोस्ट रिकवरी स्टाफ, स्टेलाइजेशन स्टाफ, स्टोर कीपर और हेल्पिंग स्टाफ, ये सारे लोग किसके अंदर आते हैं? ये सभी लोग ओटी स्टाफ के अंदर आते हैं। इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट, रोल ऑफ नर्स इन ओटी, नर्स का क्या रोल है ओटी के अंदर, ये भी एक बार हम जान लेते हैं, क्योंकि हम सभी लोग किस फील्ड से रिलेटेड हैं? हम सभी लोग नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, तो हमें रोल ऑफ नर्स जान लेना बहुत जरूरी है कि ओटी के अंदर रोल ऑफ नर्स क्या है, उसके बारे में भी एक बार हम इन डिटेल देख लेते हैं कि रोल ऑफ नर्स ओटी के अंदर क्या है। ठीक, प्री ऑपरेटिव चेक फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स फॉर सर्जरी। फर्स्टली क्या? प्री ऑपरेटिव चेक फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स फॉर द सर्जरी। सेकंड, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन फॉर द पेशेंट, पेशेंट का साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना, पेशेंट को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना, ये सब भी किसके अंदर आएगा? साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, सेकंड पॉइंट। थर्ड, फॉलो करेक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स, क्या करना है? करेक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स को हमें क्या करना है? फॉलो करना है। फोर्थ क्या है? पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट्स, क्या करना है? फोर्थ, पोजीशनिंग करनी है हमें, किसकी? पेशेंट की पोजीशनिंग करनी है, पेशेंट को हमें प्रिपेयर करना है कि क्या चीजें उसके अंदर आएंगी। फोर्थ क्या है? पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन एज पर पॉलिसीज। फोर्थ क्या है? प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिसीज, मेडिकेशंस की पॉलिसीज को हमें प्रॉपर प्रिपेयर करना है, उन सभी चीजों को प्रॉपरली ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है? डिलीवरिंग ऑफ द हाई क्वालिटी पेशेंट केयर, हमें क्या डिलीवर करना है? हाई क्वालिटी ऑफ केयर, पेशेंट को हमें डिलीवर करना है। कैसे डिलीवर करना है वो सब डिपेंड करेगा हमारे ऊपर। डिलीवरिंग ऑफ द हाई क्वालिटी केयर टू द पेशेंट। थर्ड क्या है? नर्सिंग केयर बेस्ड ऑन ईबीपी, ईबीपी के ऊपर हमें बेस्ड नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है कि पेशेंट कैसा रहेगा, उसका जो स्टेराइली जो बगल अगल बगल का एरिया है, जो सटाइटा है, वो कैसा मेंटेन करना है, वो सभी चीजें हम इसके अंदर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए ये सारी चीजें इसके अंदर कवर कर ली जाती हैं। नेक्स्ट क्या है? पार्टिसिपेट इन द रिस्क असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग, हमें क्या करना है? रिस्क असेसमेंट और रिपोर्टिंग में हमें पार्टिसिपेट करना है कि क्या रिस्क हम एसेस करेंगे और क्या चीजें हम इसके अंदर एसेस करके हम जानकारी ले लेंगे कि क्या ये चीजें इसके अंदर आती हैं, ये चीजें हमें इसके अंदर जानकारी समझनी चाहिए और इन चीजों के बारे में हमें ये जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आप सभी को मैं आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? असेस, प्लान, इंप्लीमेंट एंड इवेल्युएट द केयर, हमें क्या करना है? एसेस करना है, प्लान करना है और इवेल्युएट करना है किसको? केयर को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? मेंटेन द रिसोर्सेज, हमें क्या करना है? नेक्स्ट मेंटेन करना है किसको? जितने भी रिसोर्सेज उसके अंदर आए हैं, जितने भी रिसोर्सेज उसके अंदर हैं, उन्हें क्या कर लेना है? हमें मेंटेन कर लेना है, अच्छे से उन्हें समझ लेना है, अच्छे से उन्हें जान लेना है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज एंड प्रायोरिटाइज द वर्कलोड, हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है और वर्कलोड को क्या कर लेना है? प्रायोरिटाइज कर लेना है, वर्कलोड को मेंटेन कर लेना है, जिससे की वजह से हम इन चीजों को सक्सेसफुली कवर कर पाएंगे कि कैसे इसके अंदर हम जो ओटी की रोल ऑफ नर्स है उनको हम समझ पाएंगे। जो नर्स का रोल है उसको क्या करना है? वर्कलोड को अपने ऑर्गेनाइज करना है, प्रायोरिटाइज करना है, उन चीजों को सभी को हैंडल विद केयर
सपोर्ट प्रोवाइड करना है और सारे हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करके रिकॉर्ड प्रोवाइड करके रिकॉर्ड करके इसके अंदर रखना है। ठीक, नेक्स्ट, सपोर्ट अदर स्टाफ इन मेंटेनिंग हेल्थ। क्या करना है अदर स्टाफ का? अदर स्टाफ का हमें क्या करना है? सपोर्ट करना है कि वो हेल्थ को मेंटेन कर सके, हेल्थ को सपोर्ट करके रख सके, हेल्थ को मेंटेन करके सके, उसको हमें क्या करना है? सपोर्ट करना है इसके अंदर। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ ओटी अटायर। जो ओटी के अंदर हम लोग अटायर पहनते हैं, ऐसा सभी के मन में डाउट जरूर से आता होगा कि ओटी के अंदर अलग से ड्रेस क्यों प्रोवाइड की जाती है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका, क्या प्रिंसिपल है उसके पीछे, क्या लॉजिक है कि हमें ओटी के अंदर नॉर्मल ड्रेस क्यों नहीं पहननी, हमें स्क्रबिंग ही क्यों करनी, हमें ग्लव्स पहन के क्यों रखने हैं, हमें हेड मास्क क्यों लगाना है, हमने शू कवर क्यों पहनना है। ये सारी चीजें का एक प्रिंसिपल है, ये सारी चीजों के लिए अलग से जानकारी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो प्रिंसिपल्स हैं ओटी अटायर के, जो ओटी की बहुत बेसिक जानकारी के अंदर आता है, क्या हमें कैसे हमें ड्रेसिंग करनी है, क्या हमें किस सेंस में हमें ड्रेसिंग करके रखनी है ओटी के अंदर, क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी, ये सारी चीजें हम लोग जानते हुए चलेंगे। देखिए ये क्या है, ऑपरेशन चल रहा है उसका एक पिक्चोरियल डायग्राम है। क्या है? पिक्टोरियल डायग्राम है, जिसके अंदर हम लोगों ने सारी चीजों को अच्छे से इन डिटेल सब कुछ मॉनिटर किया है, सब कुछ अच्छे से मार्क किया है। सब चीजों को एक बार हम देखते हुए चलेंगे, कौन सी चीज कहां पर है। थोड़ी सी इंक को हम पतला कर देंगे कि जिससे हम लाइन लगाएं तो आप लोग को अच्छे से समझ आए। ठीक है जी, देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ये ऊपर लगा हुआ, ये क्या है? ऑपरेटिंग लैंप। सबसे पहले जो ऊपर लगा हुआ है ये क्या है? ये क्या है जी? ये क्या है? ऑपरेटिंग लैंप। ये लैंप क्या प्रोवाइड करेगा? ये लैंप रोशनी प्रोवाइड करता है। जब भी कोई केस चलता है अच्छे से हमें उसके अंदर केस के अंदर देखने के लिए ये क्या प्रोवाइड करता है? हमें रोशनी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है? सक्शन मशीन। ये क्या है? जो पीछे लगी हुई ये क्या है? सक्शन मशीन है, जो क्या प्रोवाइड करेगी? अगर कोई एबनॉर्मल फ्लूइड है जिसको हमें सक करके उसके अंदर से निकालना है ओटी के टाइम पर, तो ये मशीन क्या करती है? सक करने में उसको हेल्प करती है। इसे हम क्या बोलते हैं? सक्शन मशीन हम बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, इंट्रावेनस फ्लूइड। ये क्या है? बोतल के अंदर क्या लगा हुआ है? ये इंट्रावेनस फ्लूइड, जो आईवी फ्लूइड इसके अंदर एनएस, डीएनएस, आरएल, जो भी चीज इसके अंदर चल रही होगी, मोस्टली इसके अंदर क्या चलता है? नॉर्मल सलाइन ही। जब पेशेंट की ओटी चलती है तो नॉर्मल सलाइन ही उसके अंदर रेगुलर चलता रहता है कि उसे फ्लूइड की कमी ना हो, घबराहट के मारे उसे बीपी की में फ्लक्चुएशन ना आए, ऐसी चीजें ना हो, तो ये एनएस चलता है उसके अंदर। ठीक, अब इधर क्या है? ये पाइपलाइन के अंदर पाइप्ड एनेस्थेटिक गैसेस। क्या है? पाइप्ड एनेस्थेटिक गैसेस। ऐसा होता है ओटी से पहले हम पेशेंट को एनेस्थीसिया तो प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? ओटी से पहले हम पेशेंट को एनेस्थीसिया जरूर से प्रोवाइड करते हैं, बट इसके अंदर क्या आता है? हम ये पाइप्ड एनेस्थेटिक गैसेस क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि कभी कभी जो ऑपरेशन होता है वो लंबा हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। ऐसे केसेस जो होते हैं कभी कभी क्या हो जाते हैं? क्रिटिकल हो जाते हैं। तो हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? ये पाइप्ड एनेस्थेटिक गैसेस प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिससे जो पेशेंट है वो एनेस्थीसिया में हो और उसके जो ऑर्गन्स है वो वर्क ना करे, उसे सेंसेशन फील ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मॉनिटर। ये इधर क्या है? ये जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है इसके पीछे क्या है? ये मॉनिटर है। इसके अंदर हम पेशेंट के जो वाइटल साइंस है, जो क्या है? पेशेंट के जो वाइटल साइंस है, पेशेंट का जो टेम्परेचर लेने का जो तरीका है, उस सभी को हम क्या इसके अंदर करेंगे? इसके अंदर हम मॉनिटर करेंगे इन चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्या है? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आते हैं इसके अंदर। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ये कौन है? नेक्स्ट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं जो कि एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑपरेटिंग टेबल। नेक्स्ट ये जो टेबल है जिसके ऊपर ये पेशेंट लेटा हुआ है, ये क्या है? ऑपरेटिंग टेबल है, जो कि किसमें हेल्प करती है? ऑपरेशन किसके ऊपर होगा? ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर होगा। एक टेबल होती है, टाइप ऑफ बेड होता है जो कि मूवेबल होता है, इसकी हाइट एडजस्टेबल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग टेबल हम इसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? इंस्ट्रूमेंट टेबल। ये जो टेबल इधर सामने रखी हुई है, इस टेबल को हम क्या बोलते हैं?
इंस्ट्रूमेंट टेबल बोलते हैं, जो कि जिसके ऊपर एक स्टेराइल पोर्शन में कुछ चीजें बिछी होती, जिसके ऊपर स्टेराइल ही इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, जो कि चीजें स्टेराइल तरीके से यूज की जानी चाहिए, जो चीजें स्टेराइल तरीके से यूज की जाएंगे। उसके बाद स्क्रब नर्स, इधर एक स्क्रब नर्स है, एक सर्कुलेटिंग नर्स है, एक असिस्टेंट सर्जन है, और ये जो चीफ सर्जन है ये जो ऑपरेशन कर रहा है, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइट हम इसे बोलेंगे। ठीक है जी, क्लियर? जी सर, क्लियर। नेक्स्ट, ये क्या है, ये जो है आर्टिकल प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? आर्टिकल प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सर्कुलेटिंग नर्स है और ये स्क्रब नर्स है। सर्कुलेटिंग नर्स क्या है, अगर कोई ऑपरेशन चल रहा है, उस जगह किसी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो सर्कुलेटिंग नर्स क्या करेगी, सर्कुलेटिंग नर्स जाके वो सामान लाएगी और एक सेप्टिक तकनीक से, सेप्टिक तरीके से प्रोवाइड करेगी सामान उसके अंदर। ठीक है। सर्जिकल अटायर क्या है, सर्जिकल अटायर के अंदर क्या क्या आता है, स्क्रब शूट, कैप और हुड्स, शू कवर, मास्क, ग्लव और गाउन। ठीक है जी, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, सर्जिकल अटायर के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगे, सर्जिकल अटायर के अंदर आएंगे। स्क्रब या सूट, कैप या हुड्स, शू कवर, मास्क, ग्लव्स एंड गाउन्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, जनरल प्रिंसिपल क्या क्या है, जनरल प्रिंसिपल क्या क्या है इसके, किसके, ऑफ ओटी, ऑल स्टाफ मस्ट चेंज टू ओटी अटायर। जो पूरा स्टाफ है वो कैसा होना चाहिए, अटायर में होना चाहिए, किसमें, ओटी के अटायर में होना चाहिए। नेक्स्ट, अवेयर ऑफ द ड्रेस पॉलिसी, हमें जो ड्रेस पहननी है, जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, उसकी जो पॉलिसीज है, उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी। मस्ट चेंज द अटायर इफ एनी शोल्डरिंग इज ओकर और एनी सोइलिंग इज ओकर। अगर अटायर गंदा हो गया है या कोई इंफेक्शन उसके ऊपर लग गया है या ब्लड लग गया है किसी प्रकार का, या कोई भी इंफेक्शन लग गया है, तो हमें क्या करना है, मस्ट कर लेना है चेंज, उस अटायर को हमें क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। नो वन शुड गो आउट आफ्टर द चेंज इनटू द ओटी अटायर। ओटी अटायर चेंज करने के बाद किसी को बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है जब तक कि ऑपरेशन चलेगा या जब तक कि वो केस चलेगा। ठीक है। फोकस इज ऑन द मेंटेनिंग एसेप्सिस, हमें क्या करना है, फोकस करना है कि हमें एसेप्सिस को मेंटेन करके रखना है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उस चीजों को मेंटेन करके हमें उसके अंदर रखना है। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट, सेफ्टी स्पेक्टेकल्स शुड बी बोर्न व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी कोई सेफ्टी स्पेक्टेकल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें क्या करना है, वो पहन के काम करना है। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग गाउन, गाउन यूज करने के क्या प्रिंसिपल्स है, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं कि हाँ जी गाउन यूज करना क्यों इतना जरूरी है, उसके बारे में भी एक बार हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पहले अपने हैंड्स को ड्राई करना है, फिर गाउन को पिकअप करना है, फिर गाउन को क्या करना है, पिकअप करना है, फिर उसके बाद लेट डाउन अनफोल्ड, हमें क्या करना है, गाउन को अनफोल्ड होने के लिए लेट डाउन करना है। ओपन द लोकेट स्लीव, ओपन एंड लोकेट स्लीव या आर्म होल्स, जो भी बाजू है उसकी गाउन की, जो भी, पहले हमें क्या करना है, अपने हैंड्स को ड्राई करना है, फिर गाउन को उठाना है, उसको अनपैक करना है, या फिर उसको क्या करना है, लेट डाउन करना है कि वो अनफोल्ड हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, स्लीव्स को ढूंढना है, और स्लीव्स को ढूंढने के बाद स्लिप आर्म्स इनटू द स्लीव्स, जो आर्म्स हैं, जो आर्म्स की जो स्लीव्स हैं उसके अंदर अपने आर्म्स को ऐसे फिट कर देना है, उनके अंदर उसको स्लिप कर देना है। होल्ड द आर्म्स आउट एंड स्लाइटली अप, उसके बाद आर्म्स को स्लाइटली पकड़ लेना है और उसको आर्म्स को अप कर लेना है कि जिससे जो गाउन है वो आपके ऊपर आ जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करना है, सर्कुलेटरल पुल्स इट्स ऑन, जो सर्कुलेटरी नर्स होगा, जो सर्कुलेटरी नर्स आपकी हेल्प करेगा इसके अंदर, वो पीछे से आपको जो उसके अंदर धागे लगे हुए हैं, जो उसके अंदर थ्रेडिंग है, उससे क्या करेगा, पुल करेगा, और पुल करने के बाद क्या होगा, वो जो सर्कुलेटरी नर्स होगा वो आपको टाई आउट कर देगा। ठीक है जी, क्लियर। ठीक। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग ग्लव्स, क्या प्रिंसिपल्स हैं ग्लव्स यूज करने के, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग ग्लव्स। देखिए प्रिंसिपल्स कैसे यूज करना है ग्लव्स को, पहले हमें क्या करना है, अनपेयर करना है ग्लव्स को, क्या करना है, अनपेयर करना है। उसके बाद ग्लव्स ओपन करके रख देना है, फिर उसको एक सेप्टिक तरीके से, जो आपका
डोमिनेंट हैंड है उससे आपको डोमिनेंट ग्लव्स को ऐसे उठाना है और उसके अंदर जो स्पेस है जो उल्टा करके आपने अगर कभी ग्लव्स खोला होगा तो आपको देखा होगा ग्लव्स फोल्डेड आते हैं, उल्टे से फोल्डेड आते हैं। तो उसके अंदर आपको जो मेन डोमिनेंट हैंड है उसको आपको फोल्ड करना है और उसको ऊपर से अंदर की तरफ से उसको आपके हैंड के ऊपर चढ़ा लेना है। इसके बाद आपका ये जो हाथ है ये स्टेराइल है और जो दूसरा वाला हाथ है आपको ग्लव्स उसके अंदर पहनना है। तो उसके बाद नॉन डोमिनेंट हैंड को उसके अंदर डालना है और अंदर की तरफ, इस बार अंदर की तरफ से हमें वो पुल करना है और उसको अच्छे से पहन लेना है। अब दोनों हाथ आपके क्या हो जाएंगे, स्टेरिलाइज हो जाएंगे। देखिए ये अंदर की तरफ से किया है, ये अंदर की तरफ से किया है और एक में क्या करना है, हमें स्टार्टिंग में बाहर की तरफ से करना होता है। किससे करना होता है, बाहर की तरफ से, जो कि हमारा हाथ जो है वो खराब ना हो या सोइल्ड ना हो जाए। ठीक है, समझ में आया। ग्लव्स को कैसे ओपन करना है जैसे मैं बता रहा था, देखिए हमने ग्लव्स को ओपन किया, एक सेप्टिक तरीके से हमने ग्लव्स को ओपन किया। नेक्स्टली इसके अंदर ग्लव्स कुछ इस प्रकार रखे होते हैं जिसको आपको क्या करना है, अपने डोमिनेंट हेड से जो हैंड को है आपको इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, और पहली बार बाहर की तरफ से, दूसरी बार अंदर की तरफ से हमें क्या करना है, ग्लव्स को पहनना है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे मैंने बताया है, कैसे हमने इसे देखा है। एक बार आप इसे देख लीजिए। एक बार आप इसे देख लीजिए कैसे हमने इसको किया है कवर। ठीक है, नेक्स्ट, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन ओटी। कौन कौन से इक्विपमेंट्स ओटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, उन इक्विपमेंट्स के बारे में भी एक बार हम बात कर लेते हैं। उन इक्विपमेंट्स के बारे में भी एक बार हम जानकारी इकट्ठी करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये पहला इक्विपमेंट है जो ओटी के अंदर रिक्वायर्ड होता है। ये क्या है, एक ओटी का सीन है जिसके ऊपर क्या है, एक ओटी टेबल लगी हुई है, ऊपर से लाइटें लगी हुई हैं और एक अच्छे ओटी की निशानी यही है कि वो एक तरीके से सेंट्रलाइज तरीके से अच्छे से बना हुआ हो, सारी लाइटिंग्स वगैरह एकदम अच्छी हो, सारी जो वेल डेवलप्ड जो इक्विपमेंट्स है उसके अंदर यूज किए जाए। देखिए, एयर कंडीशनिंग यूनिट एक होनी चाहिए, एनेस्थीसिया मशीन एक होनी चाहिए, सीएस सेट, इंस्ट्रूमेंट टेबल, लेबोरेटरी सेट, लेरेंजियोस्कोप, ओआर लाइट और ओआर टेबल। ये सारी चीजें किसके अंदर होनी चाहिए, ओटी के अंदर कितनी कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, सारी क्वांटिटी इधर लिखी हुई है। ये सारी क्वांटिटी के बारे में आपको जानकारी यहां पर बगल में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन यूनिट, स्पाइनल सेट, बीपी अपैरेटस अडल्ट, बीपी अपैरेटस पीडियाट्रिक, स्टेथोस्कोप, सक्शन अपैरेटस और व्हील स्ट्रेचर। व्हील स्ट्रेचर ये भी कितने होने चाहिए, एक एक क्वांटिटी में आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ऑपरेटिंग थिएटर, ऑपरेशन थिएटर जोन्स, कितने जोन्स होते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर कितने जोन्स होते हैं। 3 जोन में डिवाइडेड होता है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। ठीक है, 3 तरीकों से डिवाइड होता है, इसको एक बार आप जान लेंगे। नेक्स्ट, जोन 1 के अंदर क्या आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज आउटर जोन, एंड ये अनस्टेराइल जोन होता है या नॉन रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है। इसके अंदर नॉर्मल पर्सन भी आ सकता है और इंटरचेंज एरिया होता है। दिस जोन अवॉइड्स द एक्सपोजर टू द कंटामिनेटेड एरियाज आफ्टर चेंजिंग द सर्जिकल अटायर। यहां से हम लोग सर्जिकल अटायर चेंज करके अंदर चले जाते हैं और इसके अलावा हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इंटरचेंज एरिया। जैसे कि स्टाफ पैटर्न चेंज होगा या स्टाफिंग की ड्यूटीज चेंज हो रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरचेंज एरिया बोल देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट, जोन 2 ऑल्सो नोन एज मिडल इंटरमीडिएट जोन या सेमी रेस्ट्रिक्टेड एरिया या शुड बी इन बिटवीन 2 जोन्स। ये 2 जोन्स के बीच में होता है। किसके बीच में होगा, 2 जोन्स के बीच में होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इन बिटवीन 2 जोन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, सेमी रेस्ट्रिक्टेड एरिया बोलेंगे। दिस जोन शुड बी लार्ज टू रिसीव द सप्लाईज फॉर सर्जरी। ये जोन कैसा होना चाहिए, सर्जरी सप्लाईज के लिए लार्ज होना चाहिए, जोन सर्जरी सप्लाईज के लिए बेटर होना चाहिए। ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट, जोन 3 ऑल्सो नोन एज द इनर मोस्ट या मोस्ट स्टेराइल एरिया या रिस्ट्रिक्टेड जोन। इसके अंदर सिर्फ जो स्टाफ के लोग हैं और जो पर्सन जो ओटी अटायर के अंदर है, जो स्टाफ के पर्सन है और जो पर्सन ओटी अटायर के अंदर है, वही पर्सन इसके अंदर अलाउड होंगे, वही पर्सन इसके अंदर क्या होंगे, अलाउड होंगे और वही लोग इसके अंदर आएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, इनर मोस्ट जोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सूचर्स। अब सूचर्स के बारे में देख लेते हैं, बट ये जो सूचर्स की जानकारी है वो हम नेक्स्ट एक छोटे से लेक्चर में सूचर्स की जानकारी को निकालेंगे
कि सूचर्स होते क्या हैं, सूचर्स के बारे में, सूचर्स की टेक्निक क्या है, टाइप ऑफ सूचर क्या है, सिंपल्स, कंटिन्यूअस, रनिंग या मैट्रिक्स सूचर। इस सूचर का एक बहुत ही छोटा सा लेक्चर हम आप सभी के सामने जल्द ही लेके आएंगे। हो सकता है इस लेक्चर के बाद ही हम लोग सूचर्स का लेक्चर आपके लिए लेते आए। जब तक के लिए ये लेक्चर आपको अच्छे से, आशा करता हूं, क्लियर हुआ होगा। एक बार पूरा लेक्चर एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, एक छोटी सी समरी के रूप में एक पूरा लेक्चर को हम कवर कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि क्या ऑपरेशन थिएटर्स क्या होते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स के बारे में हमने पूरी जानकारी ली कि इंट्रोडक्शन ओटी भी जिसे बोला जाता है उसकी क्लासिफिकेशन देखी। क्लासिफिकेशन के अंदर ये 4 बेस्ड क्लासिफाइड होते हैं, एक्सटेंट ऑफ सर्जरी इन्वॉल्व, टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, शेयरिंग ऑफ ओटी एंड अर्जेंसी सिचुएशन, इसके बारे में पढ़ा। इसके अंदर हमने देखा कि ये एक्सटेंट पे कैसे डिवाइडेड है, 2 तरीके से डिवाइडेड है, मेजर और माइनर। जी हाँ, मेजर और माइनर, सबको याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद हमने देखा कि सर्विस प्रोवाइडेड के अंदर क्या है, इन पेशेंट ओटी और आउट पेशेंट ओटी, ये सर्विस प्रोवाइडेड के अंदर हो गया। उसके बाद हमने देखा शेयरिंग ऑफ ओटी के अंदर सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ओटी के बारे में हमने बात की। ये भी एक बार आप जानकारी लेके चलेंगे, ये भी जानकारी आप जान लीजिए कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ओटी क्या होता है, ये चीज। नेक्स्ट, अर्जेंसी सिचुएशन। अर्जेंसी सिचुएशन मतलब कि इमरजेंसी ओटी, अर्जेंसी सिचुएशन की मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशन या इलेक्टिव ओटी। फिर हमने आपको लिख के अच्छे से बताया कि ओटी की क्लासिफिकेशन कैसे क्लासिफाइड है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओटी क्या है, ओटी 4 तरीके से क्लासिफाइड है, एक्सटेंट ऑफ सर्जरी जो कि 2 तरीके से है, मेजर और माइनर। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड जो कि 2 तरीके से, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। थर्ड क्या है, शेयरिंग ओटी जो कि 2 तरीके से, डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड। एंड नेक्स्ट लास्टली क्या है, अर्जेंसी सिचुएशन में जिसमें 2 है, इमरजेंसी और इलेक्टिव ओटी केसेस। ठीक है, स्टाफिंग पैटर्न के बारे में जाना कि स्टाफ कैसा होना चाहिए, कैसे हमने मेजर करना है कि कैसे कितने स्टाफ हमें चाहिए, नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करके, उसके अलावा नंबर्स ऑफ आवर एसोसिएटेड करके और वर्कलोड सर्कुलेशन करके। नेक्स्ट क्या है, डिजाइन के बारे में, मेजर ऑपरेटिंग रूम, रिकवरी रूम, सब स्टेलाइजिंग एरिया या स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, सप्लाई एंड स्टोरेज, इसके बारे में पढ़ा। ठीक है जी। नेक्स्ट, स्क्रब एरिया, क्लीनअप एरिया, मेल ड्रेसिंग एरिया, फीमेल ड्रेसिंग एरिया, नर्स स्टेशन, व्हील स्ट्रेचर। उसके बेनिफिट्स ऑफ गुड स्टाफिंग, अच्छे स्टाफ का बेनिफिट क्या है, लोअर करना है मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज करना है ओटी एफिशिएंसी, रिड्यूस करना है पेशेंट का वेटिंग टाइम, सर्जरी को बैलेंस करना है, बैलेंस को करना है किसको, बैलेंस कर देना है किसको, वर्कलोड को भी बैलेंस कर देना है। जी हाँ सर। नेक्स्ट क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट ओटी की, साइज, क्वालिटी, डिजाइन, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, जो भी मेन चीजें ओटी के अंदर आएंगी वो सारी चीजें इसके अंदर हम कवर करेंगे कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है ओटी की। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमने स्टाफिंग पैटर्न कैसे बेस्ड है वो देखा। नेक्स्ट हमने देखा कि पॉलिसीज क्या क्या आती हैं ओटी के अंदर, कौन कौन सी पॉलिसीज इसके अंदर आएंगी उनके बारे में हमने देखा कि पॉलिसीज ऑफ द ओटी, उसके बारे में भी हमने जान लिया। पॉलिसीज के बारे में जानने के बाद नेक्स्ट हमने देखा कि पॉलिसीज कौन कौन सी होंगी, फंक्शंस ऑफ द ओटी, ड्यूटीज ऑफ द चेकलिस्ट प्रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना रिकॉर्ड्स और उसको, फिर सेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करना, मेंटेन करना स्टेरिलिटी को और मेंटेन करना मेडिकल वेस्ट और उसका डिस्पोजल को मेंटेन करना। नेक्स्टली फिर स्टाफिंग पैटर्न ओटी का हमने देखा कौन कौन लोग इसके अंदर चाहिए, पूरा हमने चार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा, इन डिटेल जाना कि चार्ट ये कैसे आपको समझना है, कैसे याद रखना है। ऑपरेटिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ। ऑपरेटिंग स्टाफ के अंदर मेन सर्जन जो होते हैं और हेल्पिंग सर्जन जो होते हैं वो आते हैं। सपोर्ट स्टाफ के अंदर कौन कौन आएगा, एनेस्थेटिक, हेल्पर्स, टेक्नीशियंस, ये सारे आएंगे। और नर्सिंग स्टाफ के अंदर कौन कौन आएगा, स्क्रब नर्स और सर्कुलेटिंग नर्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट क्या है, मेंबर्स ऑफ ओटी टीम, मेंबर्स ऑफ द ओटी टीम। ओटी टीम के मेंबर्स क्या बताते हैं, क्या होते हैं ओटी टीम के मेंबर्स, इसके बारे में भी एक बार हम जान लेते हैं कि ओटी टीम के मेंबर्स क्या होते हैं। ओटी टीम के मेंबर्स ये जानते हैं कि इनके बारे में हम समझेंगे कि ओटी टीम्स के मेंबर्स क्या हेल्प करते हैं, कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये सारे मेंबर्स इसके अंदर आते हैं, कितने कितने लोग कितने कितने टाइम पे प्रेजेंट होने चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ी। उसके बाद हमने रोल ऑफ नर्स जाना कि रोल ऑफ नर्स, एक नर्स का रोल क्या है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उसके बारे में हमने सब कुछ जाना, कैसे क्या क्या रोल है नर्स का। फिर प्रिंसिपल ऑफ ओटी अटायर, ओटी अटायर का पूरा प्रिंसिपल हमने देखा, एक एक करके सारी चीजों को डिस्क्राइब किया, कैसे हमें सर्जिकल अटायर के बारे में पढ़ा, उसके प्रिंसिपल्स पढ़े। और उसके अलावा हमने क्या देखा, हमने उसके अंदर देखा कि प्रिंसिपल्स हैं गाउन की गाउनिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं और ग्लव्स पहनने के क्या क्या प्रिंसिपल्स हमने इसके अंदर देखे। ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स ओटी के अंदर रिक्वायर्ड हैं, कितने क्वांटिटी में अप्लाइड है। फिर जोन्स के बारे में पढ़ा, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और फिर यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ये अच्छे से समझ लिया पूरा ओटी। एक छोटा सा जो शानदार सा लेक्चर है उसके अंदर हमने पूरा ओटी कवर कर लिया है। जी हाँ, यहाँ पर ये ओटी का जो लेक्चर है वो अच्छे से कंप्लीट होता है।
अच्छे से इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ओटी का लेक्चर हमने अच्छे से समझ लिया है, जिसके अंदर हमने सारी चीजें ओटी के बारे में पढ़ ली है। ठीक है, अब भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी के साथ अवेलेबल रहूंगा। जब भी आप चाहें हमसे कमेंट करके वो डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके साथ जरूर से जरूर जुड़ के वो डाउट को अच्छे से टाइम से क्लियर करेंगे और जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक में अगर डाउट है या रिलेटेड किसी भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए तो जल्द से जल्द आप कमेंट करें, उस रिलेटेड टॉपिक पे आपको अच्छा सा कंटेंट, अच्छी सी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। हमारा चैनल उन बच्चों की हेल्प करता है जो पढ़ने में थोड़ा से वीक है या जो पढ़ नहीं पाते, अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, वो हमारी छोटे से लेक्चर्स को देखकर अपनी जो एफिशिएंसी है, अपना जो नॉलेज है उसको बूस्ट कर सकें। तो मिलते हैं एक नई ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं जल्द ही।